This program is sponsored by Summer Cool, Life बनाए वंडरफुल Summer Cool। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज की मुलाकात। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस मुलाकात के जरिए हम आपको रूबरू करवाते हैं एक कुछ खास शख्स से। और आज हमारे सामने जो शख्स है वो बहुत खास शख्स इस मायने में है कि बसपा में कभी वो मिनी मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते थे। हालांकि वो एक्सेप्ट ना करें, बात अलग है। और साथ ही साथ में 36 साल लंबा राजनीतिक कैरियर हो गया है। बहुजन समाज पार्टी में कांशीराम जी के साथ में काम किया, उसको बनाने में पूरा योगदान दिया। उसके बाद बहुमत की सरकार भी बनवाई 2007 में। और तब लेकिन कुछ कारणों के चलते कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस से निकल के आप समाजवादी पार्टी में आ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपका बड़ा लंबा कैरियर रहा आपका, लेकिन हम उससे पहले आपकी शिक्षा की बात करें। आपने एलएलबी किया और मेरठ यूनिवर्सिटी के, आप पूर्वांचल के पढ़े हुए हैं, लेकिन मेरठ आकर के आपने एलएलबी किया, क्यों किया है सर? पूर्वांचल में कभी नहीं था जी। मैं एजुकेशन के टाइम पे। जी। बाकी जब मैं पार्टी का काम करने लगा तो मैं पूरे यूपी में कोई ऐसी विधानसभा नहीं है कि जहां मैं नहीं रहा। और 403 विधानसभा की पूरा नक्शा आपके ऊपर लगा हुआ है। जी। ये मैंने बनाया है। जी। मैं उत्तराखंड में भी रहा, मैं दिल्ली के बिहार में भी रहा, दिल्ली में रहा। जी। लेकिन पूर्वांचल नहीं, मैं बांदा बुंदेलखंड में जो आता है जी। तो मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, तो मैं वहां पैदा हुआ हूँ। जी। लेकिन मैं मेरा बचपना मेरठ में बीता है। पढ़ा लिखा मेरठ में हूँ। बिल्कुल। और मेरठ में मैंने डिफेंस में सर्विस की। आपने वही मेरठ से एलएलबी भी किया, फिर आप मिलिट्री में भी आपने जॉब किया, लेकिन फिर आपको शायद माता जी की तबीयत नासाज होने की वजह से छोड़ के आना पड़ा। क्या थे कारण वो? मेरठ में पढ़ा मैं। जी। और 8वीं क्लास से पढ़ा, लेकिन एलएलबी मेरठ से नहीं की। जी। एलएलबी मैंने काफी बाद में महमूदाबाद लॉ कॉलेज से किया, जी। जो सीतापुर में पड़ता है। लखनऊ में जब मैं रहने लगा तो मैं मेरठ में रहा, मेरठ में पढ़ा लिखा, मेरठ में सर्विस की, ये सब सही है। जी। और स्पोर्ट्स कोटे में मैंने नौकरी की। माताजी बीमार हुई, छुट्टी मांगी, छुट्टी नहीं मिली, नौकरी छोड़ दी। वॉलीबॉल के आप नेशनल चैंपियन रहे, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और फिर वो रास्ता अधूरा छोड़ करके क्यों राजनीति में क्यों आ गया? मैंने कोई अधूरा नहीं छोड़ा। जी। जहां मैंने डिफेंस में रह करके, डिफेंस में सेवा करके देश की सेवा की, वही मातृभूमि अगर कहते हैं, इस देश की धरती को बहुत से लोग कहते हैं, तो दूसरी माता वो है कि जिसने मुझे पैदा किया। जी। और जब वो बीमार हो गई तो मैं नौकरी छोड़ के चला आया और अपनी माँ की सेवा करने लगा। और वहीं पर बांदा में कुछ साल रहा मैं। लेकिन वो वाकया मुझे बताया लोगों ने कि एक अच्छी बात थी कि जब माताजी नासाज थी और जब अंतिम समय था उनका, तो उन्होंने कहा कि हमारी सारी जितना हमने अच्छे कर्म किए हैं वो आपके लिए हो जाएं और आपको सफलता मिले। क्या लगता है कि उनका ये आशीष ही था कि आपने इतना लंबा राजनीतिक सफर तय किया और सफलता दर सफलता हासिल की? देखिए, माँ बाप की कितनी भी आप सेवा करें, आप अपने फर्ज से ज्यादा नहीं हो सकते। जी। और मैं तो कहूंगा कि 100% उन्हीं का आशीर्वाद मेरे साथ था, जी। है और रहेगा, जिसकी वजह से मैं ऐसी जगह से एमएलए लड़ा। कांशीराम साहब ने कहा तुझे लड़ना है, जी। जहां 6% मुस्लिम वोट है, 12% शेड्यूल कास्ट चमार वोट है, टोटल मिला दें तो 18 हो गया। जी। और उस समय बीएसपी इतनी मजबूत भी नहीं थी 91 में। जी। लाइफ में पहली बार मैं लड़ता हूं। मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड जीरो है। जी। कांशीराम साहब से सीधे मेरा टच था और वो मुझसे प्रभावित थे। उन्होंने कहा तू लड़। मैं कहा साहब, 4 जिलों में, चित्रकूट जिला, बांदा जिला, हमीरपुर जिला, महोबा जिला, 4 जिलों में आज तक कोई भी मुसलमान एमएलए नहीं जीता। बिल्कुल। आप पहले मुसलमान विधायक थे, मुस्लिम तो मुझे बोले तू लड़। जी। मेरे पिताजी मुझसे बहुत खुश रहते थे। उन्होंने कहा नहीं लड़ो।
हम 8 भाई थे। सबने कहा लड़ो, लड़ गए हारने के लिए। जब 2 दिन बचे, क्योंकि सामने जमुना प्रसाद बोस जो 3 बार से मिनिस्टर थे और उस टाइम पे भी मिनिस्टर थे, जी 7 बार के एमएलए थे, वो सामने थे। और बीजेपी से रामतन शर्मा सिटिंग एमपी, जी वो एमएलए लड़ रहे थे जब कल्याण सिंह जी की सरकार बनी थी। उन दोनों के सामने तो मैं बच्चा था, हारने के लिए लड़ गए। हारने के लिए लड़ते रहे। जब 2 दिन बचे तो लगा क्या जीत सकते हैं क्या, तो जीतने के लिए लड़ने लगे। और जब नतीजा आया तो जीत गए। तो बहुत दिन तक ये लगता रहा क्या सचमुच एमएलए बन गए कि वो सपना था। बड़ी बात है, क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि वहां पर आ, मुस्लिम आबादी मात्र 6% थी और पहले मुस्लिम आप विधायक हुए। ये वाकई कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ के लिए। टर्निंग पॉइंट तो तब आया जी कि जब मैंने वहां से चुनाव लड़ना बंद कर दिया और मेरे दिल में एक जज्बा था कि यहाँ के लोगों ने मुझे एमएलए बनाया है। मैं अगर किसी लायक बनता हूं तो इन्होंने जो मुझे ऋण दिया है वो तो मैं चुका नहीं पाऊंगा। लेकिन कोशिश करूंगा। किसी से मैंने कहा नहीं। जब मैं मिनिस्टर बना, 18 डिपार्टमेंट मेरे पास थे, जी तो मैंने उस बांदा में 5 साल में 48,000 करोड़ रुपए का विकास का कार्य कराया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज इतना अच्छा कहीं नहीं। रिंग रोड अगर कहीं पहला बना है यूपी में क्या इंडिया में, जी जी तो वो बांदा में बना। अब आपके लखनऊ में बन गया किसान पथ। वो सब गिनाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, मैं आऊंगा आपके पास में, लेकिन उससे पहले थोड़ा और पीछे चलते हैं। कांशी राम जी लगातार संघर्ष कर रहे थे और आप उनके संपर्क में कैसे आए, कैसे फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा, वो भी हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। और कांशीराम साहब से मैं प्रभावित था। जी मैं जैसे नौकरी छोड़ के 83 में आया तभी से प्रभावित था। जी मैं उनके प्रोग्रामों में जाता था। तब बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी। जी बिल्कुल। ये 24 अप्रैल 1984 को बनी। जी मेरी शादी नहीं हुई थी, वो नौकरी छोड़ के आ गया था, तो मैं अक्सर उनके उसमें कैडर देते थे, मैं जाता था। तो लेकिन चुनाव नहीं लड़ा। 88 में मैंने चेयरमैनी का चुनाव लड़ा, जी लेकिन मैं नहीं जीता और किसी पार्टी से नहीं लड़ा, इंडिपेंडेंट लड़ा। जी इसके बाद 90 में एक प्रोग्राम था, हमारे बांदा जिले से लगा हुआ एमपी का जिला है छतरपुर, जी वहां कांशीराम साहब का प्रोग्राम था, वहां मैं गया। वहां थोड़ा बवाल भी हो गया। कांशीराम साहब ने देखा तो बोले वो लंबे वाले लड़के को बुलाओ। जी स्टेज पे खड़े थे, बोले चमार हो? मैं कहा नहीं साहब, मैं मुसलमान हूं। दद्दू प्रसाद जी थे, वो इंट्रोडक्शन देने लगे। वही तो मैं कहूँ कि ये ऐसा चमार कहाँ से आ गया। उनकी आदत थी बात करने की। वो बोले कि ऐसा है कि डाक बंगले में आओ। पहाड़ में जहाँ डाक बंगला था वहां गए। काफी देर तक उन्होंने समझाया, वो लंबी बात है, 2.5-3 घंटे। जी और कहा दिल्ली आना। जो दिल्ली में उनको परेशान क्यों करता। जब 91 का इलेक्शन आ गया तो एक डॉक्टर खलील से उनका टिकट हो गया। वो समझे कि यही, मुझे समझे कि वही है। वो राज बहादुर जी प्रदेश अध्यक्ष थे दिल्ली में, मुझसे बोले कि डॉक्टर साहब मुबारक हो। मैं कहा किस चीज की मुबारकबाद? बोले आपका टिकट हो गया। मैं कहा मैंने टिकट मांगा ही नहीं था जी और मेरा टिकट नहीं डॉक्टर खलील का हुआ है। बोले डॉक्टर खलील आप नहीं हो? मैं कहा नहीं। कहा वो एमपी में छतरपुर में आप थे साहब के पास। मैंने कहा हाँ। जी वो दौड़ के चले गए अंदर। तो अंदर गए तो सब बुला लिए गए। उस टाइम पे झांसी मंडल था। झांसी मंडल को बता बुलाओ। दीवान रघुनाथ सिंह लोधी 91 में मंडल अध्यक्ष थे। दीवान साहब को कहा कि भाई मैंने तुमसे कहा था वो लंबा वाला लड़का, तो मुझे गुमराह कर रहे हो। कहा साहब ये लंबे तो हैं, डॉक्टर खलील मुझसे लंबे थे। जी कहा मैंने छतरपुर की बात कही थी, तुम्हें लड़ना। मैं कहा साहब मैं तो नहीं लड़ना चाह रहा। नहीं तुझे लड़ना।
जी और उनके सामने कौन बोले? उनकी इज्जत का साहब कहते तुम क्या साहब ठीक? घर में आए तो घर के लोग कहने लगे आज तक कोई मुसलमान जीता है और तुम, वो हमारे फादर बोले, दूसरे भाई बोले कि ठीक है जो कुछ है, लड़ गए। बाकी आपको बताया कैसे जीते, जी जीत गए। इसके बाद फिर कांचीराम साहब ने कहा कि मैं तेरा टिकट काटता हूँ। हम्म, ये 93 या 94 की बात है, आगे का जो है तुझे नहीं लड़ना है, जी तू 50 सीटों में काम कर सकता है। और बहन जी थी और बहन जी से कहा कि मैं ये तुम्हें सौंप रहा हूँ, जो काम पार्टी हित का कोई न कर पाए इसको दे देना, ये कर लाएगा। उस दिन से बहन जी के साथ हो गए। लगता है बहुत ही मतलब हीरा तलाशने की अच्छे जौहरी मानते हैं आप कांसीराम जी को। उन्होंने सब हीरे तलाशे और बसपा को स्वर्णिम युग तक ले गए इसमें 2009 इसमें तक। क्या दो रहा है, जी वो तो महापुरुष थे। जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मैंने नहीं देखा, मैंने लोहिया जी को नहीं देखा, जी मैंने छोटे लोहिया जी के बारे में सुना है, उनके साथ नहीं रहा। जी मैंने मुलायम सिंह यादव जी को देखा है, मैं उनमें भी वही चीज देखता हूँ। जी दूर से कार्यकर्ता को पहचानते थे, बिल्कुल। और वैसे ही कांशीराम साहब थे। तू ये करेगा, वो पंजाब के थे और मुझसे थोड़ा बेतकल्लुफ भी थे, जी तो हर तरीके की बात करते थे। वो तो महापुरुष थे। हीरा तो क्या क्या उन्होंने छोटे छोटे से लोगों को जी एमएलए एमपी तो छोड़िए, बड़ा बड़ा मिनिस्टर बना दिया। फिर वो सिलसिला जो आपका शुरू हुआ फिर वो रुका नहीं और 3-4 बार मुख्यमंत्री बनी बहन जी। स्वर्णिम युग आया 2007 में आप 3 बार मिनिस्टर रहे। 4 बार मिनिस्टर रहे, चौथी बार 2007 में जब बहुमत की सरकार बनी तो आपके पास 18 विभाग मिले। बड़ा रश्क होता था लोगों को कि 18 विभाग लेकर के नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी को मिनी मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अब कोई कुछ कहे मिनी मुख्यमंत्री की बात क्यों करना? नहीं, बहन जी के बाद मुझे दूसरा नंबर मुझे आप ही का। मुझे एक आदमी ढूंढ लाइए, जी जब भी मैं मिनिस्टर रहा, 4 बार रहा और एक बार लीडर अपोजिशन रहा जी 5 साल तक, जी वो भी इक्वल मिनिस्टर है। एक आदमी कोई ऐसा ढूंढ लाइए कि मेरे यहाँ आया हो, मैंने उसको सम्मान नहीं दिया, इसमें कोई शक उसके काम कराने का प्रयास नहीं किया, जी चाहे वो प्रेस से हो, चाहे वो पब्लिक का हो, चाहे वो मेरी तो एक आदत थी जी कि अगर मैं किसी के ऊपर गलत बात हुई तो थोड़ा सा भाई देखो ये ठीक नहीं, तो मैं घर में सोचता था कि यार मुझे अधिकार था इससे ऐसे बात करने का, मेरा खुदा ना मुझसे नाराज हो जाए। तो फिर वो घर बाद में पहुंचता था, उसका काम पहले घर पहुंच जाता था, और आगे चल के मैं बदनाम हो गया कि ये विधायक कहने लगे कि काम तो हमारा होगा नहीं। हमने कहा क्यों भाई, जब कह रहा हूँ सब होगा ही नहीं। बहन जी ने सारी जिम्मेदारी मुझे दे रखी थी विधायकों के रूप, तो जब ज्यादा कहते मैं कहे कि विधायक ये क्यों ऐसी बात कर रहे हो, कहा, अब हो जाएगा। तो मैं बदनाम हो गया था। जी नहीं, आप उसके बाद बहन जी ने भी पूरा भरोसा आपके ऊपर रखा। आपको न सिर्फ यूपी का प्रभारी बनाया, उत्तराखंड का भी प्रभारी बनाया और दिल्ली का भी प्रभारी बनाया। तो कांसीराम जी ने तो आपको 50 जगह पर सीमित रखा था, उन्होंने आपको और विस्तार दिया। ये और शुरुआत की बात है। जी उन्होंने एक मिसाल दी थी कि तुम 50 सीटों पे तुम काम कर सकते हो। जी लेकिन आपने पूरी पार्टी को कई राज्यों तक भी फैलाया। लेकिन आप वहीं पर आ जाते हैं कि क्या कारण थे कि आपको बहुजन समाज पार्टी छोड़ना पड़ा? मैंने छोड़ा नहीं, मैं निकाला गया। जी ये बेतकल्लुफ़ी बहुत कम नेताओं में देखने को मिलती है कि वो अपनी बात को इतना उस तरह से रखते हैं। क्यों निकाला गया आपको? कुछ ऐसी बात थी, एक आदमी ऐसे थे जिसको काम करने वाले लोग पसंद नहीं थे, उनका नाम मत पूछिएगा। हाँ, नहीं पूछते तो एक मैं भर थोड़ी निकाला गया, हाँ सबका नंबर बारी बारी लगता था। जी बाबू सिंह कुशवाहा भी बाहर हुए। एक मैं हूँ उनमें से। जी बाबू सिंह कुशवाहा बाहर हुए। बाबू स्वामी सिंह कुशवाहा, रामवीर उपाध्याय, ठाकुर जयवीर सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य, कोई एक दो थोड़ी हैं। आर.एस. कुशवाहा, इंजीर सरोज, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, लाइन लगी। मतलब
मतलब बहन जी के आसपास जितने भी लोग थे वो सारे लोगों का पत्ता कट गया वहां से। ठीक है। जी। अच्छा, लेकिन आपने जो मैंने देखा आपने कभी समझौता नहीं किया, लड़ना पड़ा तो लड़े भी आप, आपने लड़ा, आपने बहन जी से भी लड़ाई किया, बहन जी ने अगर कुछ कहा तो आपने उनकी ऑडियो भी रिलीज कर दी। मैं बहन जी से कभी नहीं लड़ा। जी। आपने जिस ऑडियो की बात की है उसको फिर से एक बार देखिए। जी। जो इल्जाम मेरे ऊपर लगता रहा उसकी सफाई है उसमें जी। कि ये इल्जाम झूठा है और ये मुझे अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है जी। और एक प्राकृतिक अधिकार है। मानवता के आधार पर क्या अगर आपके ऊपर झूठा इल्जाम लग रहा है तो आप सफाई दें कि ये इल्जाम झूठा है। जी। वही हुआ है। अफसोस है आपको क्योंकि आपने बहुत काम किया है, बसपा छोड़ने का अफसोस है? हाँ, बसपा जब छोड़े 10 साल हो गए तो कितना आदमी अफसोस या गैर अफसोस करेगा। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। तूफान पे लिखे थे मेरे दोस्तों के नाम, किश्ती को साहिलों की तरफ मोड़ना पड़ा। साहिल माने किनारा। वाह, क्या बात है, शानदार। आप न सिर्फ अभी आपने जो शेर सुनाया, आप न सिर्फ उर्दू के अच्छे शायर रहे बल्कि वेदों पर भी आपका अच्छा अध्ययन है। लेकिन जो मैंने देखा, जब मैं लंबे समय से आपको भी कवर करता रहा हूँ, आप बसपा में भी थे, कांग्रेस पे भी 8 साल रहे, वेदों का आपका, वेदों पर इतनी पकड़ कैसे आपकी, कैसे? मेरा ये मानना है कि अगर मुझे अपना सम्मान कराना है जी। तो मुझे आपका और आप जैसे लोगों का सम्मान पहले करना पड़ेगा। ये मेरा व्यक्तिगत बात है। यदि मुझे अपने मजहब का, अपने धर्म का सम्मान कराना है तो मुझे दूसरे मजहब और दूसरे धर्मों का सम्मान पहले करना पड़ेगा। बड़ी बात है। तो मैंने केवल वेद नहीं पढ़े। आपने वेद की बात कही है, देखिए साहब, किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है, कुरान और हदीस में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुसलमानों की किताब है, बल्कि मुसलमान शब्द है ही नहीं जी। वेदों में या और दूसरे जो हिंदू किताब कहते हैं उसमें हिंदू शब्द है ही नहीं। किताब जो पढ़ेगा उसकी है। आप कांग्रेस में आ गए, बड़े धूमधाम से आपकी इंटरव्यू और बड़ा काफिला लेकर के आप कांग्रेस में आए थे, तो आप फिर आपको 8 साल बाद कांग्रेस छोड़ना पड़ा, यहाँ निकाले नहीं कि यहाँ छोड़ना पड़ा, क्या कारण थे कांग्रेस छोड़ने के? देखिए, मुझे कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं है, कांग्रेस के नेताओं से कोई शिकायत नहीं। असल बात पे मुझे राहुल गांधी जी ने कन्विंस करके ज्वाइन कराया था जी। और 4 बार मेरी बात हुई थी और मैंने सिर्फ एक बात रखी थी कि ऐसे मैं काम करूंगा। उस समय गुलाम नबी आजाद जी प्रदेश के प्रभारी थे और राज बब्बर जी प्रदेश के अध्यक्ष थे। समय समय पर अध्यक्ष और प्रभारी बदलते गए। राहुल गांधी जी दूसरे काम में व्यस्त हो गए। जिस ढंग से मुझे काम करना था जी। इस ढंग से आदत थी। मैंने ईद बकरीद कभी 36 साल तक अपने घर में नहीं की। कभी सिकंदरपुर में की, कभी अंबेडकर नगर के जैनुद्दीनपुर की में की, कभी दिल्ली में की, कभी कहीं की। दिवाली, दशहरा, होली मैं बाहर ही रहता था। तो जो मेरा नेचर काम करने का है मैं नहीं कर पाया। जी। लेकिन जहां तक मुझे और छोड़ने से पहले मैंने 1 महीना 13 दिन पहले कह दिया था कि अगर नहीं मिलता मुझे तो मुझे कोई फैसला लेना पड़ेगा। मैंने अविनाश पांडे जी से कहा, जी। मैंने अजय राय जी से कहा, लेकिन उन्होंने की होगी कोशिश, बात की होगी, नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। मुझे जो जहां तक मेरी जानकारी है, जो मैंने देखा आपको काम करते हुए, आप काम को प्यार करते हैं, काम करते हैं आप पूरे देश में भी घूम करके काम करते हैं, लेकिन क्या लगता है यहाँ काम करने का मौका कम मिला आपको? मौका कम क्या मिला, जो बात हुई थी जी। जिनके सामने, वो पार्टी छोड़ के चले गए जो प्रभारी थे। जी, गुलाम नबी आजाद गुलाम साहब। नबी आजाद जी, जी। राज बब्बर जी पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं रहे। जी। अध्यक्ष बदलते रहे, बदलते रहे, बदलते रहे, प्रभारी बदलते रहे, बदलते रहे, और हर एक के काम करने का तरीका अलग होता है। बिल्कुल। इस घर के लोग रहने वाले कुछ और ढंग से रहते हैं, जी। आपके घर के रहने वाले लोग कुछ और ढंग से रहते हैं। बिल्कुल। वो ढंग ऐसा होता रहा कि मुझे सूट नहीं किया। समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया आपने, बहुत शानदार वेलकम हुआ आपका। आपने 2 दर्जन पूर्व विधायकों के साथ में और तमाम नेताओं के साथ में पार्टी ज्वाइन किया है। किससे बात हुई आपकी? क्या सीधे अखिलेश जी से बात हुई? अखिलेश जी से मेरी बात जो है 2012 से
होती रहती थी। जी। और उससे पहले माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, जब मैं पहली बार 91 में जीता, तो एमएलसी और राज्यसभा का चुनाव हुआ, तो हम 12 थे, जी। एमएलए 12 थे। तो माननीय नेताजी के कैंडिडेट को हमें वोट देना था, तो हम उनके यहाँ रहे। मैं वहीं से प्रभावित होना शुरू हुआ। जी। फिर अखिलेश यादव जी, अब वो एक हम कहावत में भूल गया हूँ कि होनहार बिरवा के क्या बोलते हैं वो, हो चिकने पात, पात होत बलवान। हो चिकने पात। तो अब हाँ। वो भी किसके चिकने पात, हाँ वही है। जी। जी। तो चिकने पात होते हैं, तो वही है कि अब वो बिरवा किसके हैं, जी। जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बात सुबात, इनसे मिला तो इनके व्यवहार से, कभी इनके यहाँ गया तो जो सम्मान इन्होंने दिया। मेरे जैसे आदमी को, जब मैं चीफ मिनिस्टर वो थे, मैं तो कुछ भी नहीं था, जी। मैं लीडर अपोजिशन था, जो सम्मान वो देते थे मैं हर बार हर पल प्रभावित होता था। नेताजी एक बड़े नेता, इसमें कोई शक नहीं है। वो उन्होंने पार्टी को बहुत बढ़ाया और एक जीवन लगा दिया। 2012 में उन्होंने बहुमत की सरकार बनवाई। जब मैंने उनको लंबे समय से कवर किया और 5 राउंड के चुनाव होने के बाद से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप हमारी उत्तर प्रदेश में आप हमारी सरकार बनवा रहे हैं, लेकिन अगर बहुमत की सरकार नहीं बनी तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। फिर उनकी बहुमत की सरकार बनी, अखिलेश मुख्यमंत्री बने। कैसे देखते हैं ये पूरे नेताजी के बारे में, अगर आप कुछ बताना चाहें? देखिए, नेताजी के साथ कई बार मैंने सफर किया है, जी। और जब वो सफर करते थे तो वो शुरू से बताते थे कि पहलवानी की, और फिर कैसे आगे बढ़े कैसे आगे बढ़े। जब वो रक्षा मंत्री थे जी। तो हिंदुस्तान के बॉर्डर में कौन कौन सी सड़कें बनवाई, कैसे क्या किया, तो एक मेरा ज्ञानवर्धन होता था। और वैसे मेरे पिता तो थे, मैं तो उनके सामने बच्चा था, जी। तो उनसे ज्ञानवर्धन होता था। बेशक वो, उनको धरती पुत्र ऐसे नहीं कहा गया, बिल्कुल। जी। धरती पुत्र थे, हैं और रहेंगे। अखिलेश जी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि वो पढ़े लिखे नेता हैं। इंजीनियरिंग किया उन्होंने, विदेशों में भी पढ़ाई किया है और नेताजी के पुत्र हैं, तो बड़ी बात है। तो कैसे देखते हैं कि नए नए युग के, नए पीढ़ी के नेता हैं, तो कैसे तालमेल करेंगे और कैसे चलेगा? कुछ ऐसे होते हैं जो बीच के होते हैं, जी। पुरानी पीढ़ी के भी और नई पीढ़ी के, उन्हीं में से मैं एक हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं राजनीति पर। आपने बसपा समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया, क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है, क्या जिम्मेदारी मिली आपको? अभी कोई ऐसी बात नहीं है, जी। हमारे लीडर, हमारा नेतृत्व जो कहेगा जी। हमें वो करना है। 2027 का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है आपके सामने है, क्या रणनीति होगी आपकी? अभी बैठेंगे तब रणनीति बनेगी। आज तो पहले दिन में भी 4 घंटे हुए हैं, जी। 4 दिन हो जाने दीजिए, उनके साथ बैठ लें। जी। रणनीति पे कोई अभी चर्चा नहीं हुई। बसपा को आप किस तरह से आंकते हैं कि स्वर्णिम काल था 2009 में, 206 विधायक, 40 सांसद, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर के, और आज एक विधायक एमएलसी नदारत लोकसभा में भी आप देख रहे हैं, तो कुछ उनको कैसे 2027 के चुनाव में उनकी स्थिति क्या देख रहे हैं? एक बहुजन समाज पार्टी रूपी मकान को कांशीराम साहब ने बनाया, जी। और वो मकान जब बना तो लाखों ईंटें उसमें लगी, उनमें से एक ईंट मैं भी हूँ। और जिस मकान बनाने में तिनके की हैसियत से भी मैंने अगर सहयोग दिया है, मैं चाहे जिस मकान में चला जाऊं, जी। बीएसपी जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तो बिल्कुल ही नहीं पैदा होता जब समाजवादी पार्टी में आ गए। जी। पहले लोग सवाल करते थे। तो वो जो मकान की दीवारें कमजोर होती हैं, गिरने लायक होता है, तो जो आदमी के बनाने में उसका सहयोग रहा है, तो कहीं चाहे वो जहां चला जाए, महलों में भले ही ना रह रहा हो, तकलीफ तो होती ही, कसक रह जाती है, टीस होता है। चीज समझ सकता हूं। तो अब टीस का मतलब समझ लीजिए कि क्या देखते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। आप योगी जी को आप बहुत पसंद करते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा नेता नहीं जिससे मेरा विरोध हो। जी। मैं अनावश्यक किसी की बुराई नहीं करता। योगी जी से मेरी कोई बुराई नहीं,
अगर कोई विरोध है तो वैचारिक विरोध है, विचारधारा का विरोध है, उनकी कारगुजारी का विरोध है, कोई दुश्मनी थोड़ी। विरोध करते हैं उस विचारधारा का, करते रहेंगे। गलत कारगुजारी का विरोध करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन व्यक्तिगत संबंध अगर आप देखें तो मेरे बुरे नहीं हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा। 2024 में कांग्रेस ने थोड़ा सा रिवाइवल किया समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर के, एक लोकसभा से बढ़कर के 6 लोकसभा सांसद हो गए। लेकिन अब 2027 में किस तरह से देख रहे हैं आप? अब वही है कि जिस घर को छोड़ दिया है उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है। ठीक बात है। राहुल जी से कोई बात हुई आपकी? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। ओवरऑल 27 का चुनाव आपको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी? पूरी ताकत लगा देंगे जी। और जब ताकत लगाई जाती है और ताकत लगाने वालों की मंशा अच्छी होती है, वो कामयाबी मिलती है, मिलेगी। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके जैसा मेहनती, साफ सुथरा, अच्छी सोच वाला व्यक्ति और इस उम्र में मेरे सामने कोई नहीं। क्या चीजें हैं जो आपको प्रभावित करती हैं अखिलेश जी की? क्योंकि अखिलेश जी भी जो मैंने देखा है, वो जिसको मानते हैं तो वो पूरी तरीके से मानते हैं, और जिससे दुश्मनी रखते हैं उससे पूरी तरीके से दुश्मनी रखते हैं। माफ करने की उनके पास वो नहीं है। देखिए, मैंने दुश्मनी तो नहीं देखी है जी। उनकी चाहत देखी है और उसी चाहत से प्रभावित हुआ, उसी अखलाक से मैं प्रभावित हुआ और समाजवादी पार्टी में गया हूं। जिस ढंग से मुझे समाजवादी पार्टी के लोगों ने मेरे साथ जो गए हैं जी। वो तो ठीक है, मुझे सम्मान दिया है, उसकी तारीफ किए करने में भी मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। जी। और बल्कि यहाँ तक कि जिस कांग्रेस को मैं छोड़ के आया हूँ, उस कांग्रेस में भी आपको एक मेरा विरोध करने वाला नहीं मिलेगा। ये बड़ी बात है। आप अजात शत्रु के हिसाब से देखे जाते हैं। अरे क्यों शत्रु बना रहे हैं? अजात शत्रु, अजात शत्रु अजात जिसका समझ कोई गया, शत्रु समझ ना हो। गया। जी मैं जानता हूं भाई। जी जी जी। चलिए, आखिरी सवाल है। आप हमारे चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के लोगों को और पूरे देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, और प्रदेश के लोगों को भी? जो हो रहा है जी। ठीक नहीं हो रहा। वादा कुछ किया जाता है चुनाव के टाइम पे, बाद में मुकर जाता है। जी। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, किसान मर रहा है। 731 किसान बॉर्डर पे मर गए। जी। काला कानून लाए, जब समाजवादी पार्टी ने विरोध किया तो आपने उसको वापस ले लिया। लेकिन वो 731 किसान जो मरे हैं, जाड़ा गर्मी बरसात में वहां पड़े रहे वो बॉर्डर पे, आपने कीले गड़वा दी रोड पे, आपने पानी का बौछार मारा। जी। आप जो कर सकते थे वो किया। तो भाई, अगर ये आप सही थे तो आपने ये क्यों किया? इसकी जवाबदेही किसकी है? अभी आप देखिए, मेरठ में पिछले महीने में जी। माँ बेटी दलित थी, क्या हुआ है? अभी पिछले हफ्ते में सीतापुर में एक नाबालिग दलित बेटी की इज्जत लूटी गई। अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, शंकराचार्य के साथ क्या हो रहा है, पिछड़ों के साथ क्या हो रहा है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, एक उर्दू का शेर है कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। तमसील माने उदाहरण, मिसाल। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, कोई सुनने वाला नहीं। अगर विरोध है तो इस बात का विरोध है, इस विचारधारा और इस काम का विरोध है। और जब तक समाजवादी पार्टी की सरकारें, चाहे नेताजी रहे हो मुख्यमंत्री और चाहे माननीय अखिलेश यादव जी रहे हों, ऐसा कभी नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये है नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, जो बता रहे हैं कि
समाजवादी पार्टी को अब आगे बढ़ाएंगे। राहुल से बात हुई थी लेकिन उनको पूरा काम करने का मौका नहीं मिला और अब अखिलेश जी से प्रभावित होकर के वो समाजवादी पार्टी में आए और उनका मानना कि अब जाकर के ये बहुजन समाज पूरा हुआ है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और एक बार फिर से अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनवाएंगे और फिर अपना कारवां आगे बढ़ाएंगे। आप हमें दीजिए इजाजत, हमारी टीम के साथ में हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।